8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज डेली। आज की इन 25 बड़ी खबरों में शामिल हैं 4 बेहद अहम अपडेट जो सीधे तौर पर आपकी नौकरी, आपकी कमाई और आपके आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली हैं। ऐसी जानकारियां जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना की पात्र महिलाओं को अब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद दी जा सकती है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किश्त दी गई है, लेकिन इन सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को अतिरिक्त राशि दी जाएगी जिनका रोजगार सही चल रहा है। अगर किसी का रोजगार सही दिशा में है तो उसे एक साथ 2 लाख रुपए की मदद भी दी जा सकती है। हालांकि अधिकतर महिलाओं को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि किश्तों में मिलेगी। मुख्यमंत्री यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में कहा कि किसान प्रदेश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समृद्धि की रीढ़ हैं। उन्होंने सिंगल क्लिक से भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किश्त के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ रुपए अंतरित किए। योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख से अधिक किसानों को कुल 1,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसमें मंदसौर जिले के 27,000 से अधिक किसानों को लगभग 43 करोड़ रुपए की राशि मिली। मुख्यमंत्री ने कुछ किसानों को मंच से भावांतर राशि के चेक भी प्रदान किए। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत सिर्फ 1,000 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले बुजुर्ग लंबे समय से सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। इसी बीच संसद में एक बार फिर न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने का मुद्दा उठा, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। राज्यसभा में सांसद मेधा विष्णु कुलकर्णी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों के बीच 1,000 रुपए की पेंशन नाकाफी है। सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। क्या इस संबंध में महाराष्ट्र के पेंशनर्स और यूनियनों से कोई ज्ञापन मिला है और क्या सरकार ने इस पर कोई टाइमलाइन तय की है। इस सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साफ कहा कि फिलहाल न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 7,500 रुपए करने का कोई अलग प्रस्ताव या समय सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंशन बढ़ाने से पहले पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड दें। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट सुनिश्चित करें। कोर्ट ने सभी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए अनुकूल टॉयलेट उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड देने में फेल होते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील से वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल सकती है। 27 जनवरी 2026 को हुए इस समझौते को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। यह डील लगभग 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ती है, जो वैश्विक जीडीपी का करीब 25%। भारत और यूके के बीच हुई इस महाडील से पड़ोसी देश पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल और निर्यात क्षेत्र पर गहरा संकट मंडरा रहा है।
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग बना रहे थे तो आज का दिन आपके लिए कुछ राहत भरा हो सकता है। सर्राफा बाजार में एक ही झटके में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। जहां चांदी के दाम 20,000 रुपए तक टूट गए, वहीं सोना भी 6,000 रुपए सस्ता हो गया। चांदी का भाव 3,80,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया और 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यूपी के वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के सामने दो प्रमुख मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के पास 40 दिन का समय है, वे गाय को राज्य माता घोषित करें और गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करें। अगर यूपी सरकार ये नहीं करती है तो 11 मार्च को लखनऊ में संत समागम में सीएम योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू घोषित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर यूपी बीजेपी को बड़ी राहत दी है। यूजीसी का मुद्दा सीधे पर तौर पर किसी पार्टी या राज्य से नहीं जुड़ा। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेज का मामला है, लेकिन इसका असर अगले साल यूपी चुनाव पर भी होने वाला। अब कोर्ट ने नियमों पर रोक लगाकर सरकार को एक मौका दिया है जिससे वह सब कुछ ठीक कर सकती है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकती है। यूजीसी के नए कानूनों में दो अहम बातें जिनका विरोध हो रहा। पहला यह कि जातिगत भेदभाव की जांच करने वाली समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ नहीं कहा गया। दूसरा, इन नियमों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई के लिए कुछ नहीं कहा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से सामने आ रही है। यहां इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक यह विमान कुवैत से दिल्ली आ रहा था। इसी दौरान विमान के अंदर ही एक टिश्यू पेपर पर विमान को हाईजैक करने और बम से उड़ाने की धमकी लिखी मिली। टिश्यू पेपर पर नोट मिलने के बाद से विमान में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विमान की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गुरुवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कुछ नकाबपोश लोगों ने हाल ही में चुनाव में जीते कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को बस से अगवा करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पार्षद चंद्रपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए चुने गए सदस्य थे और नागपुर जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया है और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यह घटना वर्धा जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे के पास हुई, जो नागपुर से सटा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, एक बहुत बड़ा बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। यह तेजी से, बहुत ताकत, जोश और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। यह वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बेड़ा है। उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की मेज पर आएगा और समझौता करेगा। कोई परमाणु हथियार नहीं, जो सभी पक्षों के लिए अच्छा हो। समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने ईरान से पहले भी कहा था, समझौता करो। उन्होंने नहीं किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिससे ईरान में बहुत तबाही हुई। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। ऐसा दोबारा मत होने दो। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा विधायक ने ही मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोक दिया है। दोनों तरफ से सुरक्षा कर्मियों की हुई झड़प। स्वतंत्र देव खुद रास्ते से गाय हटवाने आ गए। जल जीवन मिशन के तहत विधायक के क्षेत्र के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। दोनों तरफ से समर्थकों की जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद प्रस्तावित कार्यक्रम से हटाकर मंत्री स्वतंत्र देव को ब्रजभूषण अपने साथ कलेक्ट्रेट ले गए। महोबा में कलेक्ट्रेट के दरवाजे बंद किए गए। कलेक्ट्रेट के अंदर ही मौजूद हैं मंत्री स्वतंत्र देव और विधायक ब्रजभूषण। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह और विधायक ब्रजभूषण सिंह में जोरदार बहस हुई। खबर मिल रही है कि यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया है। मंत्री और विधायक के सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई हुई। विधायक ब्रजभूषण सिंह ने काफिला रोका और बंधक बनाया। अमेरिका ने शुक्रवार को बांग्लादेश में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया और उन्हें सतर्क रहने तथा भीड़ से दूर रहने की सलाह दी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बांग्लादेश पर हमले की आशंका जाहिर की गई है, इसीलिए नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी में कहा है कि बांग्लादेश में चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा या उग्रवादी हमले होने की आशंका है। उग्रवादियों द्वारा रैलियों, मतदान केंद्रों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट। अमेरिकी दूतावास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सलाह में अपने नागरिकों को प्रदर्शनों से दूर रहने और किसी भी बड़े समारोह के आसपास सावधानी बरतने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के सवाल पर कहा, जो भी फैसला लेना होगा वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। हम सरकार और बीजेपी के तौर पर एनसीपी जो भी फैसला लेगी उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए अभी मैं बस इतना कह सकता हूं कि चाहे अजीत का परिवार हो या एनसीपी, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। वे जो भी फैसला लेंगे हम उन्हें सही सपोर्ट देंगे। फडणवीस ने कहा, एनसीपी के नेताओं ने मुझसे इस बारे में 2 बार चर्चा की है। इस बारे में उनकी पार्टी की क्या कार्य पद्धति है, क्या ऑप्शन है, वो देखेंगे। हालांकि आखिरी फैसला उनकी पार्टी ही लेगी। उस संदर्भ में मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं है। अजीत दादा ने बजट के लिए काफी तैयारी की। मैं खुद कल से इस पर ध्यान देकर और जो प्रोसेस है उसे मैं स्वयं पूरा करूंगा। इसका मतलब है कि वित्त विभाग सीएम के पास रहेगा और बजट भी वही पेश करेंगे।